ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस षड्यंत्र मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। तो जो 3 अंग्रेज थे, इन लोगों ने जो है वो मेरठ में भारतीयों के खिलाफ षड्यंत्र किया था, इसीलिए इसे जो है वो मेरठ षड्यंत्र मामला कहा जाता है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये बात है 1920 ईस्वी की। कब की? तो 1920 ईस्वी में मेरठ में क्या हुआ था कि मेरठ में 3 वकील थे और इन लोगों ने एक प्लान बनाया। इन लोगों ने क्या किया कि 31 जो श्रमिक नेता थे वहाँ के, उन लोगों को गिरफ्तार करवाया और इन लोगों पर मुकदमा चलवाया। और मुकदमा कुछ इस टाइप का चलाया कि ये जो लोग हैं वो ब्रिटेन के महाराज को अपनी सत्ता से हटाने का प्रयास कर रहे हैं, 31 के 31 लोग। और ऐसी कार्रवाई करके इन लोगों को जो है वो भारत से निष्कासित करने का ये लोग सज़ा दिलवाना चाहते थे। लेकिन भारतीयों की तरफ से इसमें जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी थे और जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका पर्दाफाश किया और इन तीनों लोगों के ऊपर से फिर से कार्रवाई कराई गई और 3 लोगों को फिर जो है वो जेल में डाला गया था इस षड्यंत्र में। इसी को जो है वो मेरठ षड्यंत्र मामला कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग क्या थी? तो असहयोग आंदोलन में जो खेतिहर भाग लिए थे, जो दलित भाग लिए थे, जो आदिवासी भाग लिए थे, उन लोगों का मानना था कि जो जंगल हैं उसमें जो है वो पशुओं को चराने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। वहाँ पर जो है वो वहाँ से ईंधन लाने की अनुमति जो है वो हमें दी जानी चाहिए, ऐसा मांग करना था। क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो लोग जो है वो जंगलों पर भी अपना कब्जा जमा चुके थे, इसीलिए इन लोगों ने जो है वो आंदोलन में भाग लिया था। इसके अलावा बेरोजगारी भी उन लोगों की एक कारण थी, उसका भी वो लोग उन्मूलन करना चाहते थे। इसलिए एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो आंदोलन था खुदाई खिदमतगार, इसका नेतृत्व जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान जी के द्वारा करा गया था। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन था ये कहाँ पर चलाया गया था? तो ये जो है ये चलाया गया था जो भारत का पश्चिमी वाला भाग है, उत्तर पश्चिम वाला भाग है, जो पंजाब वाला, आज के समय का जो पाकिस्तान है, वहाँ पर ये चलाया गया था खुदाई खिदमतगार आंदोलन। और ये कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1929 ईस्वी में। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और ये क्यों चलाया गया था? तो यह जो है एक क्रांतिकारी आंदोलन था। ये जो है वो एक आंदोलन था जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाया गया था और यह जो है महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन करने वाले जो व्यक्ति थे, ये लोग जो है वो लाल कुर्ता पहना करते थे। कैसा? तो ये जो है वो लाल कुर्ता पहना करते थे, इसीलिए इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो जो पूना समझौता था जो कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, इस पर जो है वो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हस्ताक्षर किया गया था। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये पूना समझौता हुआ ही क्यों था? तो पूना समझौता के पीछे कारण ये था कि ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन करवाए गए थे, 1930 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में और 1932 ईस्वी में। और ये जो 1931 वाला था इसमें महात्मा गांधी भी शामिल हुए थे। लेकिन जब महात्मा गांधी वहाँ पर पहुँचे तो देखे कि यहाँ पर जो अंबेडकर जी हैं वो दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। इसी से जो महात्मा गांधी जो हैं वो बहुत दुखी हुए और यहाँ से वो वापस लौट आए। और यहाँ से जब वापस आए तो इन्होंने आ करके पूना के यरवदा जेल में, जो पूना का यरवदा जेल है, वहाँ पर आके इन्होंने अनशन शुरू कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अलग से निर्वाचक मंडल दे दिया जाएगा तो भारत जो है वो दलितों और हिंदुओं में विभाजित हो जाएगा। बेसिकली ये जो पृथक निर्वाचक मंडल है, ये पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब क्या होता है? तो पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब ये हुआ कि जो चुनाव लड़ेगा वो भी दलित होगा और जो लोग इसका चुनाव करेंगे वो भी सारे के सारे लोग दलित होंगे। ये जो है वो मतलब होता है पृथक निर्वाचक मंडल का।
और ये जो है वो महात्मा गांधी जी को स्वीकार नहीं था, इसीलिए इन्होंने यरवदा जेल में अनशन शुरू कर दिया। और इसी के चलते जो है वो फिर अम्बेडकर जी को जो है वो महात्मा गांधी के साथ में यहाँ पर जो है वो पुनः समझौता करना पड़ा। और जो अम्बेडकर जी है वो इस बात को मान गए कि यहाँ पर जो है वो निर्वाचक मंडल अलग से नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो आरक्षण है उसको बढ़ा दिया जाए। क्योंकि पहले जो कांग्रेस थी उसने कहा था कि 71 सीट जो है वो दलितों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। फिर इसी को जो है बढ़ा करके 184 सीट कर दिया गया, जिसे कि अंबेडकर भी मान गए और जो महात्मा गांधी हैं इन्होंने भी अपना अनशन खत्म कर दिया था। यही था पूना समझौता, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को कौन सी घटना महत्वपूर्ण घटी थी। तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को जो है वो इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये गांधी इरविन समझौता हुआ ही क्यों था 5 मार्च 1931 ईस्वी को? क्योंकि ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे, जो कि 1930 ईस्वी में पहला हुआ, उसके बाद 1931 ईस्वी में दूसरा हुआ और उसके बाद 1932 ईस्वी में तीसरा हुआ था। जब 1930 ईस्वी में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ तो इसमें जो है वो कांग्रेस की तरफ से कोई भी भाग लेने नहीं गया था, और इसी की वजह से जो है वो ब्रिटेन में हड़कंप मच गया कि भारत का जो नेतृत्व है वो कर रहा है कांग्रेस, और कांग्रेस से ही कोई इसमें शामिल होने के लिए नहीं आया है, तो फिर गोलमेज सम्मेलन करवाने का फ़ायदा ही क्या हुआ। इसी को लेकर के उस समय का जो वायसराय था इरविन भारत में, उसको जो है वो ब्रिटेन से पत्र लिखा गया कि कैसे भी करके कांग्रेस के सदस्यों को यहाँ पर भेजो। और इसीलिए चूंकि कांग्रेस में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति गांधी जी थे, इसीलिए इरविन को गांधी जी के साथ में समझौता करना पड़ा ताकि वो जो है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो सकें। लेकिन गांधी जी ने भी कुछ शर्तें रखी कि मैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में तो शामिल हूँगा, लेकिन कुछ शर्तें अगर हमारी मानी जाती हैं ब्रिटेन सरकार के द्वारा तभी शामिल होऊंगा। और उन्होंने कहा कि हमारी कुछ शर्तें इस प्रकार हैं कि सभी भारतीयों को नमक बनाने का, पहली बात तो कि नमक बनाने का अधिकार होगा सभी भारतीयों को। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हिंसा के आरोपियों को छोड़ करके जितने भी राजनीतिक कैदी बनाए गए हैं उन सारे राजनीतिक कैदियों को जो है वो छोड़ना पड़ेगा, तब जा कर के मैं इसमें शामिल होऊंगा 1931 वाले गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन इरविन ने कहा कि ठीक है, आपकी दोनों शर्तें मान ली जाएंगी, लेकिन आपको भी कुछ शर्तें माननी होंगी हमारी। और इरविन ने कहा कि आप जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका चल रहा है, इसको आपको बंद करना पड़ेगा और आपको जो है वो गोलमेज सम्मेलन में शामिल होना पड़ेगा। तो ये बात जो है वो गांधी जी भी मान गए, और इस तरीके से 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच में समझौता जो है वो हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पास किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है ये कांग्रेस के द्वारा बम्बई से 8 अगस्त 1942 ईस्वी को पास किया गया। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। और ये पास कहाँ से करा गया था? तो ये पास करा गया था बम्बई से। जो बम्बई का ग्वालियर टैंक मैदान है, जो बम्बई का ग्वालियर टैंक मैदान है, यहीं से इसकी शुरुआत की गई थी 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। और यहीं पर भाषण देते हुए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का जो नारा है वो यहीं पर महात्मा गांधी ने दिया था ग्वालियर टैंक मैदान में। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू किया गया था तो हमारे ही देश के कुछ संगठन थे जो कि इसका विरोध भी किए थे, जैसे कि हिंदू महासभा। जो हिंदू महासभा है इसने जो है वो इसका विरोध किया था कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो नहीं चलाया जाना चाहिए। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग था इसने भी इस आंदोलन का विरोध किया था। और इसके अलावा जो कम्युनिस्ट पार्टी थी एक, उसने भी इस आंदोलन का विरोध किया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आज़ाद दास्ता की स्थापना किसने की थी। तो जो आज़ाद दास्ता था इसकी स्थापना जो है वो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा की गई थी। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो आज़ाद दास्ता है यह एक क्रांतिकारी संगठन था। कैसा था? तो यह जो एक क्रांतिकारी संगठन था और इसकी स्थापना जो है वो
जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा 1942 ईस्वी में की गई थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक कौन थे। तो जो भारतीय राष्ट्रीय सेना थी इसकी स्थापना जो है वो मोहन सिंह भाकना जी के द्वारा किया गया था। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो मोहन सिंह भाकना जी हैं इन्होंने 1942 ईस्वी में सिंगापुर में, कहाँ पर, तो सिंगापुर में इन्होंने जो है वो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किया था। किस लिए किया था, तो ये जो है वो अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना की इन्होंने स्थापना की थी। और कैसे किया था इन्होंने, तो उस समय जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन और जापान दोनों जो है वो आमने सामने थे। और ब्रिटेन की तरफ से जो है वो भारत भी था, क्योंकि ब्रिटेन का ही गुलाम था भारत, इसलिए भारत भी इसमें शामिल था। तो जापान के द्वारा ब्रिटेन जो भारत के सैनिक थे इन सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। और यही जो सैनिक बंदी बनाए गए थे इन्हीं सैनिकों को मिला करके मोहन सिंह भाकना ने भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की थी। और इसमें जो है वो जापान ने इनका सहयोग भी किया था, क्योंकि जापान को भी ब्रिटेन के साथ में लड़ना था और मोहन सिंह भाकना जी को भी ब्रिटेन के साथ में लड़ना था। इसीलिए जापान ने इनकी सहायता भी की थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना जो है वो 1 नवंबर 1913 ईस्वी को लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो जो लाला हरदयाल हैं इन्हीं के द्वारा जो है वो 1 नवंबर 1913 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। क्योंकि ये जो लाला हरदयाल जी हैं उस समय वो अमेरिका में ही थे, अमेरिका के कैलिफोर्निया में, और वहाँ पर जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहीं पर ये प्रोफेसर थे। और इन्हीं से मिलने के लिए मोहन सिंह भाकना जी गए हुए थे। और मोहन सिंह भाकना की बातों से प्रभावित होकर के जो लाला हरदयाल जी हैं इन्होंने जो है वो वहीं पर अमेरिका में ही गदर पार्टी की स्थापना करी थी। और इसी गदर पार्टी से जो है वो एक पत्रिका भी प्रकाशित हुई थी जिसका नाम जो था वो था हिंदुस्तान गदर। का नाम था, तो उसका नाम जो है वो हिंदुस्तान गदर था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। ऐसा जो है वो कांग्रेस के बारे में कहने वाला कौन था, तो वो था लॉर्ड कर्जन। कौन था, लॉर्ड कर्जन। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो लॉर्ड कर्जन है ये गवर्नर बनकर के आया था भारत में 1899 ईस्वी में, और ये रहा था 1905 ईस्वी तक। 1905 ईस्वी में इसने जो है वो बंगाल का विभाजन करके, जब बंगाल का विभाजन किया था उसके बाद जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था उसी की वजह से इसको फिर से जो है वो ब्रिटेन बुला लिया गया था। इसी ने कहा था कि जो कांग्रेस है ये लड़खड़ा रही है, इस कांग्रेस का जो महल है वो लड़खड़ा रहा है और मैं चाहता हूं कि शांति के साथ इसको देख सकूं, इसको मरने में जो है वो सहयोग कर सकूं। ऐसा जो है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो जो लॉर्ड लिटन है वह स्ट्रेची कमीशन से संबंधित था, क्योंकि इसी के समय में स्ट्रेची कमीशन आया था। शस्त्र अधिनियम भी इसी के समय में आया था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो इसी के समय में आया था। इसलिए तीनों से संबंधित है लॉर्ड लिटन। इसलिए इसमें से एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो अगस्त क्रांति के समय 1942 ईस्वी में जो है वो लिनलिथगो ने पटना में गोली चलाने का आदेश जो है वो 11 अगस्त को दिया था। किस दिन, तो इसने जो है वो 11 अगस्त 1942 ईस्वी को दिया था गोली चलाने का आदेश। और 11 अगस्त किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए जो ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये गोली चलाने का आदेश किसके ऊपर दिया था, तो उस समय जो है वो पटना कॉलेज के जो स्टूडेंट आंदोलन कर रहे थे उन्हीं के ऊपर ये गोली चलाने का आदेश दिया गया था
निम्नलिखितों के द्वारा, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया। तो विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का श्रेय जो है वो मैडम भीकाजी कामा को जाता है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो मैडम भीकाजी कामा हैं, इन्होंने 1907 ईस्वी में जो भारतीय झंडा है इसको जर्मनी में फहराया था। कहाँ पर? इन्होंने जर्मनी में फहराया था। जर्मनी में कौन सी जगह थी? तो जर्मनी में स्टार्टगार्ट नगर में फहराया था इन्होंने। कहाँ पर? तो जो स्टार्टगार्ट नगर है, स्टार्टगार्ट नगर जो है यहाँ पर इन्होंने फहराया था मैडम भीकाजी कामा ने, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये जो मैडम भीकाजी कामा हैं, इनको जो है वो भारतीय क्रांति का जनक भी कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि इनको भारतीय क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे। तो इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत जो है वो दादा भाई नौरोजी बने थे, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। दादा भाई नौरोजी अनाधिकारिक दूत कैसे बने थे? तो इन्होंने जो है वो 1866 ईस्वी में इंग्लैंड में एक संस्थान बनाया था जिसका नाम जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन्होंने रखा था। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का काम यही था कि भारत की जो समस्याएं हैं उससे जो है वो ब्रिटेन की संसद और ब्रिटेन की जो जनता है उसको अवगत कराना जो है वो इस एसोसिएशन का काम था, जिसके प्रमुख जो है वो दादा भाई नौरोजी थे। इसीलिए ब्रिटेन की संसद में भारत की सूचनाएं पहुंचाया करते थे, इसीलिए इनको जो है वो इंग्लैंड में भारत का अनाधिकृत दूत भी कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो दादा भाई नौरोजी हैं, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर कहा था। तो 1935 ईस्वी में जो अधिनियम आया था भारत शासन अधिनियम, इसको गुलामी का चार्टर जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। और जवाहरलाल नेहरू का नाम किसी में नहीं दिया हुआ है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। और जवाहरलाल नेहरू जी ने इस जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी को एक और बात कहा था कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है यह एक ऐसी कार है जिसमें कि ब्रेक है लेकिन इसमें इंजन नहीं है, ये भी जवाहरलाल नेहरू जी ने ही कहा था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है इसके बारे में जिन्ना ने क्या कहा था, तो जिन्ना ने इसको जो है वो सड़ा हुआ कानून कहा था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेज़ों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया था। तो अंग्रेज़ों का भारत पर लंबे समय तक राज करने का कारण जो था वो था कि यहाँ पर जो है वो बांटो और राज करो की नीति अपनाई थी। इसकी वजह से अंग्रेज़ जो है वो भारत पर लंबे समय तक राज कर सके थे, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर बात करें कि इस बात का प्रमाण कैसे मिलता है कि अंग्रेज़ जो है वो बांटो और राज करो की नीति अपनाते थे, तो सीधा इसका प्रमाण मिलता है कि 1905 ईस्वी में इन्होंने बंगाल का विभाजन इसीलिए किया था ताकि वहाँ पर मुसलमानों को और हिंदुओं को बांटा जा सके और जो वहाँ पर बंगाल की सत्ता है उसको कायम रखा जा सके। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि मार्लेमेंटो सुधार आया था, वो भी इसीलिए था। जो मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई थी अंग्रेज़ों के सहयोग से, ये भी इसी का कारण था। और जो सांप्रदायिक चार्टर लाया गया था, जो सांप्रदायिक पंचायत लाया गया था, वो भी इसीलिए लाया गया था ताकि इन लोगों के बीच में भारतीय जो है इन लोगों के बीच में विभेद हो सके और हम लोग जो है वो अपना शासन कायम कर सके, बनाए रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन थे। तो प्रथम जिन्होंने की सिविल सर्विस पास किया था वो थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ ठाकुर जी थे, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो सत्येंद्र नाथ ठाकुर हैं इन्होंने 1863 ईस्वी में
भारत से पहली बार कोई व्यक्ति जो है वो इंडियन सिविल सर्विस पास किया था और इनको जो है वो अहमदाबाद में लगाया गया था। कहाँ पर? तो जो गुजरात है, गुजरात का अहमदाबाद है, वहीं पर इनको जो है वो सहायक मजिस्ट्रेट बनाया गया। उसके बाद फिर इनको जो है वो कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था और इन्होंने 30 वर्षों तक जो है वो कलेक्टर के पद पर यहाँ पर नौकरी किया था गुजरात में। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते थे? तो लोक हितवादी के नाम से जो है वो गोपाल हरि देशमुख जी को पुकारा जाता था, GH देशमुख जी को पुकारा जाता था। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो गोपाल हरि देशमुख जी हैं ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और ये जो है वो अंग्रेज़ों के समय में न्यायाधीश के पद पर भी ये कार्य कर चुके थे। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और ये एक बहुत ही बड़े समाज सुधारक भी रहे हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो जो पूना पैक्ट हुआ था अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, इसका उद्देश्य था दलित वर्ग को जो है वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। और ये हुआ कब था पूना पैक्ट? तो जो पूना पैक्ट है ये हुआ था 24 सितंबर को, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को ये पूना पैक्ट हुआ था यरवदा जेल में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी? तो अलीगढ़ में 1877 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी और 1877 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो कॉलेज है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है वो सर सैयद अहमद खान ने किया था। किसने? तो जो सर सैयद अहमद खान हैं इन्होंने इसकी स्थापना किया था। और इन्होंने इसकी स्थापना किया क्यों था? क्योंकि जो अंग्रेज़ हैं वो अपना कॉलेज चलाते थे भारत में और ठीक उसी टाइप का ये भी कॉलेज चाहते थे कि भारत में हो, लेकिन ये खुद भारतीयों का हो, न कि अंग्रेज़ों का हो। इसी उद्देश्य से इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में 1887 ईस्वी में करी थी। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जो हैं वो अपना राजनीतिक गुरु जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले को माना करते थे। किसको? तो गोपाल कृष्ण गोखले को जो है वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले का नाम किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उस समय भी जो गोपाल कृष्ण गोखले लेख लिखा करते थे समाचार पत्रों में, उसको ये पढ़ा करते थे और इसीलिए इनसे इतने प्रभावित थे कि जब इनको भारत के बारे में जानना हुआ महात्मा गांधी को, तो इन्होंने वहाँ से दक्षिण अफ्रीका से पैसा भिजवाया गोपाल कृष्ण गोखले जी को, कुछ पैसे और टिकट भिजवाए कि आप जो है वो दक्षिण अफ्रीका में आए। और दक्षिण अफ्रीका गोपाल कृष्ण गोखले गए और इन्होंने महात्मा गांधी के बारे में, पूरे देश के बारे में महात्मा गांधी को इन्होंने बताया, जिससे कि महात्मा गांधी जो है वो भारत के बारे में अच्छी तरीके से जान पाए थे। इसीलिए महात्मा गांधी जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो ये जो नारा है इनकलाब जिंदाबाद, इसको हसरत मोहानी जी ने दिया था। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो हसरत मोहानी है इन्होंने 1921 ईस्वी में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा था। इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये जो इनकलाब जिंदाबाद नारा है यह एक एसोसिएशन का जो है वो अपना खुद का नारा बन गया था और वो एसोसिएशन थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन। और इसका जो है वो अपना खुद का नारा बन गया था इनकलाब जिंदाबाद का। और इसी से जो है वो भगत सिंह जुड़े थे। इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि जो भगत सिंह थे वो इसी एसोसिएशन से जुड़े थे। इसीलिए वो जब असेंबली पर बम फेंका था, जो सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका था इन्होंने 1929 ईस्वी में, तो उन्होंने जो है वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित हैं?
तो अहरार आंदोलन जो था इससे हसन इमाम जी संबंधित हैं, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो अहरार आंदोलन है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 1910 ईस्वी में हुई थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये जो हसरत इमाम है, हसन इमाम जी हैं, इन्होंने 1921 ईस्वी में इनकलाब जिंदाबाद का भी नारा दिया था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो 1953 ईस्वी में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था वो फजल अली की अध्यक्षता में बना था, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। और ये बना कब था? तो ये बना था 1953 ईस्वी में, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है? तो किसका जो है वो कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंध नहीं है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है ये कह रहा है कि गांधीवाद जो था उसका जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है था। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो महात्मा गांधी के इर्द गिर्द, जो महात्मा गांधी का गांधीवाद था उसी के इर्द गिर्द घूम रहा था, इसलिए इसका तो सीधा संबंध था बिल्कुल उससे। उसके बाद जो दूसरा है ये कह रहा है कि उदारवादियों का इससे कोई संबंध नहीं था राष्ट्रीय आंदोलन से, तो ये भी गलत है। क्योंकि जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो शुरुआती दौर में उदारवादियों के ही हाथ में थी और ये जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन चलाया करते थे, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये भी गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन सी है ये कह रहा है कि साम्यवादियों का कोई राष्ट्रीय आंदोलन से सरोकार नहीं था, तो ये भी गलत है। क्योंकि जो भगत सिंह थे वो साम्यवादी थे और ये जो है वो क्रांतिकारी थे एक राष्ट्रीय आंदोलन के, इसलिए जो साम्यवादी थे ये भी शामिल थे। इसका मतलब कि गांधीवादी भी शामिल थे, उदारवादी भी शामिल थे और साम्यवादी भी शामिल थे। इसीलिए किसका संबंध नहीं है, इसलिए जो ऑप्शन ई है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी के जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।